नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, बीजेपी के पुराने सहयोगी अकाली दल ने कहा, बीजेपी है टुकड़े टुकड़े गैंग। करोड़ों हुए बर्बाद, लेकिन अंबानी अदानी की संपत्ति में अरबों का इजाफा। शीतकालीन सत्र रद्द करके सरकार फंसी। कांग्रेस बोली, हमसे नहीं पूछा। बहिष्कार से घबराए जियो ने एयरटेल वोडाफोन पर लगाए आरोप। केजरीवाल ने कहा, यूपी में चुनाव लड़ेंगे क्योंकि लोगों को चाहिए विकल्प। तो ये थी आज की खास खबरें और अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। लेकिन उसके पहले आपसे दो छोटी छोटी गुजारिशें। पहली गुजारिश तो ये है कि अगर हमें सच्ची और पक्की खबरें चाहिए तो स्वतंत्र मीडिया होना चाहिए, स्वतंत्र पत्रकारिता की गुंजाइश होनी चाहिए। नहीं तो गोदी मीडिया हमें गुमराह करता रहेगा, फेक न्यूज़ देता रहेगा, पेड न्यूज़ देता रहेगा, एजेंडा सेटिंग पर काम करता रहेगा। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने से सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा आपके सामने आ जाएगा और आप उसमें से अपने मन माफिक कोई भी सदस्यता चुन सकते हैं। दूसरी गुजारिश यह है कि satyhindi.com का ऐप आ गया है। आप इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में उसका भी एक लिंक दिया गया है, उसको क्लिक कीजिए और इसे डाउनलोड कर लीजिए। हमें उम्मीद है कि ये दोनों काम आप ज़रूर करेंगे ताकि सत्य हिंदी को मजबूती प्रदान करें, उसको बढ़ावा मिले और बेहतर पत्रकारिता करके आपको सच्ची और पक्की खबरें वो देता रहे। आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के विश्लेषण का। सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। मंगलवार को उन्होंने कहा कि देश में बीजेपी असली टुकड़े गैंग है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने राष्ट्रीय एकता को तार तार कर दिया है। बेशर्मी के साथ उसने हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया और अब शांति प्रिय पंजाबी हिंदुओं को सिखों, खासकर के किसानों के खिलाफ भड़काने में जुटी हुई है। सुखबीर सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो बीजेपी पर जमकर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि बीजेपी के नेता नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, पीयूष गोयल, सुशील मोदी, मनोज तिवारी, हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल और राव साहेब दानवे जैसे नेता भी किसान आंदोलन को टुकड़े टुकड़े गैंग और माओवादियों से जोड़ते रहे हैं, जिसके बाद से किसानों में इस बात को लेकर गुस्सा है और वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी व्यक्त हो रहा है। लगातार इस बात पर बात की जा रही है कि आखिरकार सत्तारूढ़ गठबंधन में, सत्तारूढ़ दल में रहने वाले लोग ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान इस आंदोलन के बारे में कैसे दे सकते हैं। क्या इस आंदोलन में कुछ लोगों की मौजूदगी और कुछ पोस्टरों के आ जाने से ये टुकड़े टुकड़े गैंग हो गया? और वो टुकड़े टुकड़े गैंग का जो पूरा ये पद है, जो जुमला है, जिस तरह से इस्तेमाल कर रही है बीजेपी, इसमें कितनी हिंसा, कितनी नफरत है और किसी भी समूह को देशद्रोही साबित करने के लिए तुरंत ये जुमला उन पर चस्पा कर दिया जाता है। जेएनयू को इसी तरह से बदनाम किया गया, जामिया को इसी तरह से बदनाम किया गया और कुछ जो नेता जिन पर ये आरोप लगा दिए गए छात्र नेताओं पर, जो कभी सिद्ध भी नहीं हुए हैं, सिर्फ ये इनके दुष्प्रचार की वजह से वो टुकड़े टुकड़े करने वाले देश के हो गए। तो ये एक प्रोपेगंडा है, दुष्प्रचार है बीजेपी की तरफ से, जबकि वो खुद उसका व्यवहार ऐसा रहा है जो देश को तोड़ने वाला साबित होता रहा है। वो जो जैसा कांग्रेस के नेता ने कहा है कि पहले ये हमारे नेताओं को तोड़ते रहे, एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करते रहे, पटेल को नेहरू के खिलाफ, गांधी को नेहरू के खिलाफ, और इसी तरह से तमाम तरह से वो इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं जिससे भारतीय समाज में विभाजन हो जाए। लगातार अल्पसंख्यक समुदायों को टारगेट करके अभियान किया जाता रहा है। उसी तरह के कानून भी बनाए जाते रहे, जैसे सीएए वगैरह के कानून इसी इरादे से बनाए गए ताकि वो फांक चौड़ी की जा सके। तो ये सवाल वाजिब है और ये आरोप सुखबीर सिंह बादल ने जो लगाया है, भले ही उसमें एक तरह की राजनीति है, क्षेत्रीय राजनीति है, प्रादेशिक राजनीति है, उनका अपना एजेंडा है
और ये अपनी राजनीति वो करना चाहते हैं, लेकिन इस आरोप में बहुत दम है। अभी तक वो इस गठबंधन के हिस्सेदार थे और सबसे पुराने बीजेपी के सहयोगी भी रहे हैं। इस लिहाज से भी इस आरोप बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पुराना सहयोगी ही बीजेपी को टुकड़े टुकड़े गैंग बता रहा है। तो अब बीजेपी को उल्टा ये आरोप झेलना पड़ रहा है, ये मिल रहा है आरोप, जवाबी आरोप है। और ये पहले भी साबित होता रहा है कि तमाम तरह के जो इस तरह के विभाजनकारी एजेंडे हैं, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे मीडिया में बैठे बीजेपी समर्थक एंकरों रिपोर्टरों का है, वो बेसिकली टुकड़े टुकड़े गैंग असल में वो है जो पूरे देश को विभाजित करता जा रहा है, देश में फांक चौड़ी करता जा रहा है, न केवल धर्म के आधार पर बल्कि जातियों के आधार पर भी। जैसे प्रज्ञा ठाकुर ने शूद्रों को लेकर जो टिप्पणी की है, शूद्रों यानी नीची कही जाने वाली जातियों को लेकर, दलितों को लेकर जो टिप्पणी की है, वो भी बताती है कि हिंदू समाज के अंदर भी एक विभाजनकारी एजेंडा संघ परिवार का सतत चलता रहता है और बीजेपी भी उसमें अपना योगदान देती रहती है। तो भारत को विभाजित करने का एजेंडा कौन चला रहा है, ये स्पष्ट है। इसमें किसी दूसरी पार्टी को या दूसरे संगठन को दोष देना गलत है। और आप तो सत्ता में हैं, अगर कोई टुकड़े टुकड़े गैंग नाम की चीज है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। अगर उसका वो देश विरोधी एजेंडा में लिप्त है, आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि आप जो कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, उसमें सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। ये केवल आपके राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा है, जिसमें आप ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, देश में सांप्रदायिक विभाजन करना चाहते हैं। और इसीलिए इस तरह के, चाहे वो टुकड़े टुकड़े गैंग हो, चाहे देशद्रोही हो, या पाकिस्तान भेजने की जो बात की जाती है, ये तमाम उसी के हिस्से हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। भारत में कोरोना काल में जब करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गईं, खुद सरकार ने माना कि सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 0 से 10% से नीचे चली गई है, उस वक्त देश के चुनिंदा अरबपतियों की संपत्ति में 35% की बढ़ोतरी हुई है और उनकी कुल जायदाद बढ़कर 423 अरब डॉलर हो गई है। सबसे ज्यादा फायदा मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को मिला, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नजदीकी समझा जाता है। यूबीएस और प्राइस वाटर हाउस कूपर्स ने बिलियनर्स इनसाइट रिपोर्ट 2020 हाल में प्रकाशित की है, जिसमें इन बातों का खुलासा होता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अरबपतियों ने इस मामले में रूसी अरबपतियों को भी पीछे छोड़ दिया है और उनसे बेहतर कारोबारी नतीजे निकालकर उनकी तुलना में अपनी जायदाद में बहुत अधिक बढ़ोतरी कर ली है। प्राइस वाटर हाउस कूपर्स की इस रिपोर्ट के अनुसार 2009 से 31 जुलाई 2020 तक भारतीय अरबपतियों की जायदाद में 90% तक का इजाफा हुआ है। दूसरी ओर रूसी अरबपतियों की जायदाद 80% बढ़ी है। अरबपतियों की जायदाद में तैयार दूसरी रिपोर्ट में भी इसकी पुष्टि होती है। फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020 के अनुसार रिलायंस समूह के मालिक मुकेश अंबानी की कुल जायदाद में इस दौरान 73% की बढ़ोतरी हुई है। उसमें 89 अरब डॉलर यानी 6.52 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। भारत में सबसे अधिक फायदे में रिलायंस समूह के मालिक मुकेश अंबानी रहे हैं। मशहूर अर्थशास्त्री जयति घोष ने अपने अध्ययन में पाया है कि इस साल रिलायंस समूह की जायदाद में 42% की बढ़ोतरी हुई है और वो 64.5 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। अडानी समूह के मालिक की जायदाद में 25.2 अरब डॉलर की वृद्धि दर्ज की गई है। फोर्ब्स का कहना है कि भारत के सबसे धनी 1% लोगों के पास देश की कुल 42.5% संपत्ति है। दूसरी ओर ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताती कि भारत के 50% लोगों के पास देश का सिर्फ 2.8% धन है। ऑक्सफैम का यह भी कहना है कि भारत के सबसे संपन्न 10% लोगों के पास देश का 74.3% धन है, जबकि सबसे गरीब 90% लोगों के पास सिर्फ 25.7% धन है। तो अंबानी और अदानी ने इस आपदा का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है जो कोरोना काल में आई है। उन्होंने जमकर
इस दौरान फायदे उठाए हैं, अपने धंधे को फैलाया है। और इसमें आप इनके कारोबारी कौशल पे मत जाइएगा, ये कारोबारी कौशल से ज़्यादा सरकारी कौशल का कमाल है। सरकार के साथ इनका तालमेल है, सरकार इनके हिसाब से नियम कानून बना रही है, सरकार इनको तरह तरह से फ़ायदे पहुंचा रही है, तरह तरह से राहत दे रही है, और जिससे इनको घाटा होने के बजाय इनकी संपत्ति लगातार बढ़ती जा रही है। अदानी को आप जानते ही हैं, लगातार एक के बाद एक बड़े ठेके मिल रहे हैं। और ये जो किसानों वाला मामला है उसमें भी कारपोरेट का खेल है। कारपोरेट को ये पूरी खेती सौंपने का एजेंडा सरकार का है, और इसलिए जब ये लगता है कि कोई कारपोरेट आगे बढ़ रहा है और सरकार की नीतियां उसको सपोर्ट कर रही हैं, तो वो और तेजी से आगे बढ़ने लगता है। तो ये दो बड़े घराने जो मोदी सरकार के करीबी हैं, मोदी के करीबी हैं, उन्हें सारी सुविधाएं मिल रही हैं, सारी सहूलियतें मिल रही हैं, उनके हिसाब से नीतियां बन रही हैं, और इसका नतीजा ये निकल रहा है कि देश की संपत्ति इनकी झोली में समाती जा रही है, और जो अधिकांश आबादी है वो और भी गरीब होती जा रही है। यानी अमीर गरीब की खाई लगातार बढ़ती जा रही है, और इन पिछले 10 सालों में तो बढ़ी ही है, लेकिन इन पिछले 6 सालों में उसमें और भी ज़्यादा तेज़ी से इजाफा हुआ है। आप जैसा कि अभी बताया कि देश के 50% लोगों के पास केवल 2.8% धन है, जबकि जो सबसे धनी लोग हैं 1%, उनके पास 42.5% धन है। तो 43% धन केवल देश के 1% लोगों के पास है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सारी धन संपदा कुछ लोगों के हाथों में सिकुड़ती जा रही है, और ये हमारी आर्थिक नीतियों से हो रहा है। इनका कोई कौशल नहीं है, इन्होंने कोई ऐसा कारोबारी हुनर इनमें नहीं है। अगर इन्हें सरकार की तरफ से इस तरह से सहयोग न मिल रहा होता तो इनकी धन संपत्ति में इस तरह से इजाफा नहीं हो रहा होता। अगर यही सरकार की नीतियां हमारे आपके पक्ष में हो जाएं तो हम भी इसी तरह से ग्रो कर सकते हैं, और यही होना भी चाहिए कि जो बहुसंख्यक आबादी है उसके हिसाब से नीतियां बने, ना कि कारपोरेट के हिसाब से। कारपोरेट के हिसाब से नीतियां बनेगी तो कारपोरेट तरक्की करेगा, आम जनता के हिसाब से नीतियां बनेगी तो आम जनता तरक्की करेगी। और ये आंदोलनकारी किसान बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि आखिरकार ये पूरा खेल क्या चल रहा है, और ये जो 3 कानून बनाए गए हैं उनका मकसद क्या है और उनके नतीजे क्या है। भले ही प्रधानमंत्री से लेकर पूरी सरकार और संघ परिवार इस समय इस एजेंडे को, इस प्रोपेगंडे में लगी हुई हैं कि ये 3 कानून देश की खेती किसानों की को सुनहरी दुनिया में ले जाएंगे और उनको तरक्की के नए अवसर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होना जा रहा। इनकी कारपोरेट लूट का इनको शिकार बनाया जा रहा है। अगली खबर लेते हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण सरकार ने इस बार शीतकालीन सत्र रद्द करने का फैसला किया है। संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी को पत्र लिखा है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस बार संसद का शीतकालीन सत्र आयोजित नहीं होगा। प्रहलाद जोशी ने कहा कि सभी दलों ने इस शीतकालीन सत्र को टालने के लिए सहमति जताई है। हालांकि कांग्रेस ने कहा है कि इस बारे में उनसे सलाह मशवरा नहीं किया गया है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता और संसद में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने एक पत्र लिखा था जिसमें केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए शीतकालीन सत्र को आयोजित करने की मांग भी की थी, जिसका जवाब प्रहलाद जोशी ने दिया है। वहीं एक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा है कि सरकार ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद से इस बारे में कोई सलाह मशवरा नहीं किया है। जयराम रमेश ने कहा कि प्रहलाद जोशी जी हमेशा की तरह सच्चाई से दूर भाग रहे हैं। तो सरकार बार बार संसद के सत्र को टालने, छोटा करने या न करने के इरादे से चल रही है, क्योंकि वो संसद का सामना नहीं करना चाहती है। संसद में ये मुद्दे उठेंगे, किसानों के सवाल उठेंगे, किसानों के बिल पर चर्चा होगी और उसके बाद फिर सरकार को जवाब देना पड़ेगा, तो उसमें फंस सकती है। तो सरकार इस किसान आंदोलन के मद्देनजर भी इस शीतकालीन सत्र को टालना चाहती है, ये साफ दिख रहा है। लेकिन जो संसदीय प्रक्रिया है, संसद को चलाने का जो कार्रवाई चलाने का ढंग है, उसमें तमाम विपक्षी दलों से राय मशवरा की जाती है, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाता है। लेकिन जो मुख्य विपक्षी दल है
चाहे लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में, उससे सलाह मशवरा न करना, अंधेरे में रखना, धोखे में रखना और इस तरह से घोषणा कर देना कि हमने सबसे राय मशवरा करके ये फैसला लिया, ये एक सरकार का झूठ पर झूठ बोलना है। और अगर बातचीत हुई है और उसका कोई रिकॉर्ड है तो सरकार को सामने रखना चाहिए कि कांग्रेस झूठ बोल रही है, कांग्रेस के साथ बातचीत हुई है, लेकिन सरकार के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, नहीं तो अभी तक इसका खंडन मंडन वो कर चुकी होती। तो साफ है कि सरकार की नीयत खराब है, वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाईपास करना चाहती है, संसद को बाईपास करना चाहती है, संविधान की अवहेलना तो वो हर दिन कर ही रही है। तो ये एक बहुत ही दुखदाई है कि जिन महत्वपूर्ण सवालों से पूरा देश दो चार हो रहा है और जिन पर संसद को चर्चा करना चाहिए, संसद की जिम्मेदारी है, जो प्रतिनिधि चुनकर भेजे गए हैं उनकी जिम्मेदारी है कि उस पर बातचीत करें और सरकार को पर दबाव डालें, सरकार उन पर पुनर्विचार करे और जो भी निर्णय लेने हैं वो लिए जाएं संसद के जरिए। लेकिन सरकार संसद नहीं बुलाना चाहती, सत्र नहीं बुलाना चाहती है, उसको टालना चाहती है और बजट सत्र तो मजबूरी है सरकार की, इसलिए उसको तो बुलाना ही पड़ेगा, अन्यथा वो बजट सत्र को भी टालने की कोशिश करती है कोरोना के बहाने। अब ये कोरोना का बहाना तब नहीं चलता जब बिहार और देश भर में चुनाव करवाए जाते हैं और यही नेता जाकर रैलियां करते हैं। जब आम लोग लाखों की भीड़ में इकट्ठे होते हैं तो उनकी चिंता नहीं है कोरोना के लिए, लेकिन ये जो संसद सदस्य हैं 800-850, उनकी चिंता सरकार को ज़्यादा सता रही है और उनके लिए कोरोना हो गया और देश में इतनी सारी इवेंट आप कर रहे हैं, इलेक्शन करवा रहे हैं और तब आपको इसकी चिंता नहीं होती है। तो साफ जाहिर है कि सरकार सवालों से भागना चाहती है, सवालों पर चर्चा नहीं करना चाहती है, इसलिए बहाने खोज रही है और संसद को बाईपास कर रही है। अगली खबर लेते हैं। किसानों द्वारा रिलायंस जियो का बहिष्कार करने के ऐलान के बाद टेलीकॉम कंपनियों के बीच टकराव शुरू हो गया है। रिलायंस जियो ने दूरसंचार नियामक ट्राई से हस्तक्षेप करने की गुहार लगाते हुए आरोप लगाया है कि प्रतिस्पर्धी कंपनियां भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया किसानों के समर्थन की आड़ में अपने नेटवर्क से जोड़ने के लिए जियो को लेकर अफवाहें फैला रहे हैं और यूजर्स को भड़का रहे हैं। ट्राई को लिखे पत्र में जियो ने कहा, ये कंपनियां नंबरों को पोर्ट कराने जैसे मामूली फायदे के लिए जानबूझकर रिलायंस जियो को किसानों के खिलाफ बताकर और खुद को किसान हितैषी के रूप में पेश करके कंपनी को बदनाम कर रही हैं। साथ ही सरकार के विरोध को जानबूझकर हवा भी दे रही हैं। विरोधी मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी अभियान चला रही हैं। मालूम हो किसानों ने अपने आंदोलन के दौरान इसकी अपील की थी कि वे अंबानी अडानी के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करें। इसके तहत रिलायंस के पेट्रोल पंप से तेल न डलवाने और जियो सिम को पोर्ट करवाकर कोई और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर की सेवाएं लेने की अपील की जा रही है। इसके अलावा मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मिलने वाले अडानी अंबानी के सारे प्रोडक्ट्स का भी बहिष्कार करने की अपील किसानों ने की है। किसानों की इस अपील के बाद लोग सोशल मीडिया पर हैशटैग बायकॉट जियो सिम के तहत लगातार जियो के नंबर को पोर्ट कराने की अपील कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर आप किसानों के समर्थक हैं तो अडानी अंबानी के किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करें। इस वजह से रिलायंस बुरी तरह से परेशान है और परेशान होकर वो अपनी प्रतिद्वंदी कंपनियों पर आरोप लगा रही है और ट्राई से कह रही है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जबकि बहुत साफ है ये अपील किसी वोडाफोन या भारती एयरटेल ने नहीं की है, ये अपील किसानों की तरफ से हुई है और किसान जानते हैं कि अडानी और अंबानी के केंद्र सरकार के साथ क्या रिश्ते हैं। केंद्र सरकार ने ये कानून जो कृषि कानून बनाए हैं वो किनको फायदा पहुंचाने के लिए बनाए हैं और इसीलिए किसानों ने उनको टारगेट करते हुए उनके अटैक किया है और लोगों से बहिष्कार की अपील की है। और बड़े पैमाने पर लोग जो किसानों के समर्थक हैं, किसानों की मांगों को मानते हैं, किसानों की चिंताओं से सरोकार रखते हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि इनका बहिष्कार किया जाए। और बहुत सारे जिनका इन कंपनियों से, वोडाफोन या एयरटेल से कोई संबंध नहीं है, वो इस तरह के बहिष्कार की मुहिम चला रहे हैं। तो ये
जियो घबराई हुई है कि उसके बहुत सारे कस्टमर अगर वहाँ से निकल कर चले गए तो जियो का जो ब्रांड है वो कमज़ोर पड़ेगा। जियो की जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं जिस पर सरकार का वरद हस्त है वो कमज़ोर पड़ सकती हैं और उसके आगे की जो योजनाएं हैं वो ठप पड़ सकती हैं। तो ये एक खतरा देखकर रिलायंस जियो घबराई हुई है और घबराहट में वो इस तरह के आरोप लगा रही है और ट्राई पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कि इन पर किनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो इसमें कोई रिलायंस के आरोपों में कोई दम नहीं है। तमाम जो कंपनियां हैं वो इस मौके का इस तरह से फ़ायदा उठाती है, जैसे रिलायंस और अडानी दूसरे मौक़ों का फ़ायदा उठा रहे थे वैसे इन्होंने भी उठा रहे हैं। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, हर बिजनेसमैन ये करता है। अब ये अगर अपील इन लोगों ने की होती तो इन्हें दोषी ठहराया जा सकता था, लेकिन अपील तो किसानों की तरफ से हुई है। अगली खबर लेते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को घोषणा की है कि उनकी पार्टी 2022 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता वहां की पार्टियों से ऊब चुकी है और उन्हें विकल्प की जरूरत है। केजरीवाल ने कहा, यूपी के लोगों को पढ़ाई और दवाई के लिए दिल्ली क्यों आना पड़ता है? अगर दिल्ली के सरकारी अस्पताल सबसे बेहतर हो सकते हैं तो यूपी के क्यों नहीं हो सकते? केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को इसलिए जीत मिली है क्योंकि हमने काम करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि यूपी की गंदी राजनीति और भ्रष्ट नेताओं की वजह से राज्य का विकास रुक गया है। पार्टी संयोजक ने कहा कि यूपी के लोग आम आदमी पार्टी को एक मौका दें, वे बाकी सारी पार्टियों को उसी तरह से भूल जाएंगे जिस तरह से दिल्ली में लोग भूल गए हैं। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सांसद संजय सिंह को राज्य का प्रभारी बनाया है। संजय सिंह योगी सरकार के खिलाफ लगातार आवाजें उठा रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में उनकी सक्रियता बाकी नेताओं से ज्यादा रही है। इसी से परेशान होकर योगी सरकार ने उनके खिलाफ कई मुकदमे भी दर्ज कर दिए थे। माना जा रहा है कि संजय सिंह ही उत्तर प्रदेश में पार्टी के चेहरे होंगे। तो पिछले कुछ महीनों से देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी का विस्तार दूसरे प्रदेशों में करना चाहते हैं। पंजाब और हरियाणा में उन्होंने किया है कुछ प्रयास, हरियाणा में उन्हें सफलता नहीं मिली, पंजाब में ठीक ठाक सफलता मिली थी, लेकिन आपसी झगड़ों ने उसे बहुत नुकसान पहुंचाया है। अब कुछ समय से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी ऐसी तैयारियां चल रही हैं। गोवा में भी अभी इलेक्शन लड़ा था जिसमें एक जगह स्थानीय निकाय को चुनाव में आम आदमी पार्टी को सफलता भी मिली है, उससे उत्साहित भी हैं वो। तो अब केजरीवाल नए सिरे से ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कितने सफल वो हो पाएंगे, कितना उनको उत्तर प्रदेश में लोगों का सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा, कहना मुश्किल है। 2014-15 में जब जनता उनके साथ थी, पूरे देश भर में उनके पक्ष में माहौल बना हुआ था, तब वो पीछे हट गए थे क्योंकि कई जो बड़े नेता थे पार्टी में उनसे उन्हें खतरा लग रहा था। उन्हें लग रहा था इनके रहते कहीं वो पीछे न रह जाएं। तो धीरे धीरे उन तमाम नेताओं को उन्होंने पार्टी से रुखसत कर दिया और अब अपनी जो कोटरी है, जो 4-5 बहुत ही वफादार नेता हैं, उनके सहारे वो अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में संजय सिंह को लगाया है जो कि उनके खास माने जाते हैं। तो अब इस छोटे से समूह के जरिए किस तरह से अरविंद केजरीवाल अपनी नैया को आगे बढ़ाएंगे ये देखना होगा। संजय सिंह बहुत मेहनती हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पार्टी का कोई संगठनात्मक ढांचा उत्तर प्रदेश में नहीं है। इतने कम समय में कितना बन पाएगा, कितना नहीं बन पाएगा, ये भी देखने की बात है। लेकिन ये जरूर है कि आम आदमी पार्टी की एंट्री से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक और पार्टी का आ जाना हुआ और इससे वोटों के बंटवारे का एक और आशंका खड़ी होती है और इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है, क्योंकि वैसे ही समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये 3 पहले से ही मैदान में है और एक चौथी पार्टी और आती है तो वोटों का बंटवारा और ज्यादा होता है। तो कई बार अगर ये कहा जाए कि केजरीवाल वोट कटवा पार्टी के रूप में वहां जा रहे हैं तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अगर ये कहा जाए कि केजरीवाल बीजेपी की बी टीम बनकर जा रहे हैं और बीजेपी का फायदा पहुंचाने के लिए, दूसरे दलों को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी आम आदमी पार्टी की भूमिका इस चुनाव में इतनी जल्दी कोई बहुत बड़ी चमत्कारिक सफलता उन्हें मिल पाएगी इसकी संभावना कम है। लेकिन अलबत्ता
मतदाताओं में क्या अंडर करंट चल रहा है, वो किस तरह का विकल्प ढूंढ रहे हैं, उन्हें दिल्ली का विकल्प ठीक लगेगा, ये भी लगेगा या नहीं ये कहना मुश्किल है, लेकिन हो सकता है कि उन्हें एक विकल्प वो ढूंढ रहे हैं और एक नए विकल्प को अपनाने के लिए, आजमाने के लिए तैयार हो जाए। बहरहाल दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आप इन्हें पसंद करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की बड़ी खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।